टेक्नोलॉजी क्रांति अब मध्य प्रदेश में दुगनी रफ्तार पकड़ेगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की टेक्नोलॉजी क्रांति का बिगुल फूका। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए और सरकार ने वादा किया 75,000 रोजगार देने का। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाने की घोषणा के साथ सीएम ने प्रदेश को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने का खाका पेश किया। सीएम चंक्स I found very reasonable and positive people, right from the ministers I worked with to the senior officers to the mid-level officers. Everybody was very supportive. Let's support them. Let's draw the interpretation of the agreement which is pro-growth. And that decision was made, and within 5 days, all the paperwork was done. I was very impressed with the velocity. 5 साल में करीब 3,000 GCCs आने वाले हैं। ये जो 3,000 GCCs जो आएंगे, they're all from what is called mid-market segment, not the large companies, but mid-market companies. For mid-market companies, it is important there is a good ecosystem, good talent, and ability to start something very quickly. Again, the Honorable Chief Secretary ji mentioned that the policy that you have to quickly augment setting up an institution, and the first speaker spoke about how rapidly the speed and velocity of decision is. All of them stand in good stead what is taking place. I am committed to make Madhya Pradesh the GCC for mid-tier companies in the world. HLBS Tech Private Limited जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में आईटी हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल आईटी पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। कॉन्क्लेव में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि जुटे। निवेशकों को इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट लेटर बांटे गए और 1-to-1 बैठकों में सरकार ने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश अब उद्योगों की पहली पसंद बनेगा। उद्योगपति चंक्स इन्फोबिन्स फाउंडेशन की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर हम तकरीबन 400 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, विद्यार्थियों को एजुकेशन दी है, स्किल्स दी है, जो आज आप सभी की कंपनियों में कहीं न कहीं कार्यरत है। और यह बताता है कि इस प्रदेश में कितना आगे संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। This will be a state-of-the-art park with an investment of about 1,000 crore and will house more than 10,000 people. Panchil IT Park will be designed as a future-ready destination for GCC clients, IT companies and innovation-led enterprises. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 6 आईटी पार्क पहले से हैं। नई नीतियों से अब सेमीकंडक्टर, ड्रोन और एवीजीसी XR सेक्टर में भी निवेश बढ़ेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक सरकार ने हर सेक्टर में विकास का रोड मैप रखा। बीते दिन इंदौर में आईटी के सेक्टर को जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हमने जैसे पहले कहा कि हम युवाओं के रोजगार को लेकर के, मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर के, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर के जो 4 नीतियां हमारी सरकार के द्वारा अपनाई गई है, ये अद्भुत है और कई अर्थ में कई देश के कई राज्यों को हमने पीछे छोड़ा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार के इस हाईटेक प्लान पर कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। नेता प्रतिपक्ष ने तो शो से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा, निवेश के बड़े-बड़े दावे पहले भी हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर रोजगार का वादा अक्सर कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। अभी ग्लोबल समिट भी हुआ था, उसमें भी हजारों करोड़ों की बात हुई थी। उसके पहले हर साल समिट होती है, जहां हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आना था, लाखों रोजगार का सृजन होना था। अगर इन सबको हम देखेंगे तो अभी तक मध्य प्रदेश में शायद बेरोजगारी नहीं बचती, और इन्वेस्टमेंट में आती बात तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका होता। लेकिन घोषणाएं बात अलग है, मूर्त रूप पर आना विषय अलग है, उनका क्रियान्वयन होना विषय अलग है, और उनका चलना विषय अलग है। सरकार जहाँ पे भी कोई बात होती कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
अरे आ रहा अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम सबको उनकी आवश्यकता है, लेकिन फलीभूत हों, ज़मीन पर उतरें, काम चालू हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और मध्य प्रदेश विकास के कदम पर आगे चल। देश में इन्होंने बात करी स्टार्टअप की, इतने सारे स्टार्टअप आ गए, लेकिन मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी स्टार्टअप की योजना क्यों बंद हो गई? क्यों विदेशी कंपनियों ने युवाओं के स्टार्टअप से पैसा निकालना चालू कर दिया? 70% से ज्यादा पैसा निकाल लिया। दरअसल टेक्नोलॉजी का सपना बड़ा है, लेकिन सियासी जमीन पर सवाल भी उतने ही सख्त हैं। अब देखना ये होगा कि ये 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वास्तविक रोजगार के फूल खिलाते हैं या फिर ये भी सियासी मौसम की एक और हवा बनकर रह जाएंगे। भोपाल से जीएस ठाकुर के साथ अतुल पाठक। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस इस बात को लेकर कि एक ऐसा समय था भारत में जब खाद्यान्न की कमी थी और इसीलिए भारत ने महसूस किया कि ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो कि हमारे खाद्यान्न की कमी को पूरा कर सके। और इसीलिए हमने देखा कि हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई और अब समय बदला है तो हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी क्रांति की। और वही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में और इसका बीड़ा उठाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और उन्होंने शुरू की है टेक्नोलॉजी क्रांति की पहल। और यही इंदौर में कॉन्क्लेव के दौरान हमें देखने को मिला, जहां उद्योगपतियों का उत्साह दिखा, सरकार का मनोबल दिखा और ऐसे में अब संकेत मिलने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी की क्रांति आएगी वो देश को नई दिशा दे सकती है। कमी नहीं है संसाधनों की और बौद्धिक संपदा की, उसके बावजूद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहीं पीछे ना रहें, इसलिए ये बड़ी पहल की गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में ये तकनीकी क्षेत्र में लगाई गई छलांग कितनी ऊंचाइयों के साथ आगे हमको बढ़ाएगी। चर्चा शुरू करेंगे, पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र जैन जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और अर्थशास्त्रीय एक पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हम बता चुके हैं टेक्नोलॉजी क्रांति के क्षेत्र में क्या पहल करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार और उद्योगपतियों का क्या कहना है, आपने रिपोर्ट में देखा। एक एक करके पक्ष लेते हैं। सरकार क्या सोचती है, क्या नियत और नीति है, बताएंगे सत्येंद्र जी, फिर दूसरे पक्षों की ओर, दूसरे पैनलिस्टों की ओर हम चलेंगे। सत्येंद्र जी, एक नई पहल और मध्य प्रदेश के लिहाज से एक चुनौती भरा कदम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश अब तक पीछे रहा है, लेकिन अब इस पहल को हम किस तरीके से देखें, कितनी उम्मीद जगती है इससे? देखिए मोहन जी, हम उम्मीदों को जमीन पर लेके आते हैं, धरातल पर लेके आते हैं। और जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है, एक टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हमारी वही संकल्प से सिद्धि को सिद्ध करने वाली कॉन्क्लेव हुई है। और आप देखिए जीआईएस जो हुआ 2 महीने ही नहीं हुए हैं पूरे, और 2 महीने पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और उसके पहले अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, माइनिंग कॉन्क्लेव हुई। इसी के साथ साथ अन्य राज्यों में अन्य जो औद्योगिक शहर हैं वहां पर हमारे टूर्स वगैरह भी, मुख्यमंत्री जी ने रोड शोज किए, वहां पर भी उद्योगपति से मिले। और अगर ओवरसीज की बात करें तो मुख्यमंत्री जी यूरोप के दौरे पर गए और यूरोप के दौरे से जो निवेश के जो प्रस्ताव मिले, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सारे क्षेत्रों के, और इसी प्रकार से अगर वो जापान जाते हैं और जापान जाकर के वहां से भी जो निवेश के प्रस्ताव आए, तो ये सारा चल ही रहा था काम। और उसका जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 31 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हुए थे और जिसमें लगभग 28 लाख रोजगार सृजित होना था। अब इसमें देखिए ये जो समिट हुई है उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो आईटी से जुड़े हुए जो एमओयूज हुए थे, उन एमओयूज में से 1500 करोड़ रुपए के एमओयूज जो काम शुरू हो गया धरातल पर। तो इसीलिए संकल्प सिद्धि की बात मैं कह रहा हूं
90 से ज्यादा MOUs हुए थे आईटी सेक्टर में और 23 पे काम होना प्रारंभ हो गया। और जिस प्रकार आप देखें, ये मध्य प्रदेश को कल्याण के लिए, और हम कहते हैं नागरिक देवो भव, आज उद्यमी देवो भव की हम जो नीति है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे पुराणों में लिखा, और हम मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। और आप देखिए उसी मंदिर रूपी मध्य प्रदेश में उद्यमी जो होते हैं, उद्यमशीलता के जो पर्याय होते हैं, तो उनको डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मान के साथ, आदर के साथ एक अभिव्यक्ति की, क्योंकि वह रोजगार उद्यमशीलता के पर्याय हैं और उनके द्वारा अनेक घरों की रोजी रोटी चलती है। तो हमने ये सारे काम किए हैं और उसके कारण से इस संकल्प से सिद्धि का रोड मैप जो था वो तय हो गया है। और हम कुछ आईटी सेक्टर के जो संकल्प थे उनको हमने धरातल पर ले आए हैं। 90 से ज्यादा MOUs में 23 से ज्यादा MOUs पे शुरू हो गया काम जमीन पर। और अगर बात कहें कि हम मध्य प्रदेश में, जब आज का मध्य प्रदेश और आज से 20 साल पहले के मध्य प्रदेश को देखते हैं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वंटड़हारी युग हम इसीलिए कहते थे उसको, कि उस समय उंगलियों पर गिन लो आप औद्योगिक क्षेत्र, तो सारे औद्योगिक क्षेत्र 8-10 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे। और आज उससे दोगुने, लगभग 2 दर्जन जो है ना आईटी पार्क ही है मध्य प्रदेश में। 2 दर्जन के करीब आईटी पार्क है, 15+ आईटी पार्क है, और सेज भी है, आईटी सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो आईटी का जो एक्सपोर्ट वाले काम करते हैं वो है। और टोटल लगभग 5 सैकड़ा के करीब इंडस्ट्रियल एरियाज मध्य प्रदेश में बनाए। और हमने देखिए उस समय जो 8-10 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, उसमें भी ना रोड थी, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना वहां पर काम करने वालों के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल था। आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा बल भी है और वहां पर माताएं बहनें भी काम करती हैं। लेबर वर्कफोर्स जो है, श्रम आवधिक जो सर्वे होते हैं, उसमें भी ये पता चला है, ये बताया गया है कि माताओं बहनों का भी प्रतिशत श्रमिक उसमें लेबर फोर्स में बढ़ा है, उनका अनुपात बढ़ा है। तो यह हमारी सरकार के द्वारा ही जो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसीज बनाई गई उनके क्रियान्वयन के कारण हुआ है। और आप देखें सैकड़ों इंडस्ट्रियल एरिया कर दिए। अब जिस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का शासन रहा, 5 और 5 10 साल होते हैं, इन 10 साल में उनका टोटल निवेश जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, एक तरह से जीरो मानेंगे, 250-300 करोड़ का ही निवेश ला पाए थे वो। और आज हम कहते हैं कि जो हमारी जो से भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की आशीर्वाद दिया है, सत्ता सौंपी है, भाजपा उनके एक संकल्प को पूरा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में धरातल पर आ गया है। और अब जो निवेश आएगा, इस उद्योग निवेश और रोजगार का जो स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है मध्य प्रदेश में, संकल्प से सिद्ध हो रहा है। यह ग्लोबल जो आईटी जो टेक फैब है, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव उसी दिशा को ही इंगित करती है और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के संकल्प को प्रतिपादित करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को सिद्ध करती है। ठीक है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन उसके बावजूद एक संकल्प दिखाई देता है और ये संकल्प पूरा होगा ऐसी उम्मीद जता रही है भाजपा भी और भाजपा सरकार भी। चलते हैं कांग्रेस की ओर। और कांग्रेस को क्योंकि कई अगर मगर जैसे सवाल होंगे तो समर जी से ही सुन लेते हैं। समर जी, भाई प्लानिंग दिखाई दे रही है, काम होता दिखाई दे रहा है, कुछ पहल भी दिखाई दे रही है, और क्या चाहिए? कांग्रेस क्या चाहती है इसमें? देखिए, पहली बात है को झूठ बोलने के, गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए और ठगने के लिए तैयार बैठी हुई है। पहली बात, यहाँ पर शिक्षा के, स्वास्थ्य के, आप बेरोजगारी के, युवाओं के अगर आप वो देखें तो जो है आंकड़े बहुत भयावह हैं। मैं अभी सहारनपुर के अंदर सभा आपके ही चैनल पर सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी की कह रहे थे कि गाय पालिए और गोपाल बनिए। मतलब ये मंत्री और नेताओं के बच्चे बनेंगे, IAS IPS और UPSC करेंगे और विदेशों में जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उनके घरों के अंदर वो फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर रखेंगे और हमारे बच्चे जो है अपने घरों के अंदर गाय को पालेंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। दूसरी बात, ये बात करें निवेश की, मेरे आपसे सवाल है मेरा आप लोगों से कि निवेशक अंधा है, उसको नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस जगह जगह पिटा रही है, उसको नहीं दिखता कि दलित आदिवासी गाड़ियों के पीछे जो है घसीटे जा रहे हैं, उसको नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के आबरू को कैसे तार तार किया जा रहा है, बलात्कार के अंदर 5वें नंबर पर आप आ गए हैं। क्या उसको नहीं दिखता कि जो है आपका
जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसमें महाराष्ट्र राजस्थान के बाद में अब तीसरे नंबर पर है। क्या उसको नहीं दिखता कि गरीबी में आप दूसरे नंबर पर हैं? क्या उसको नहीं दिखता कि इंदौर जैसे शहर के अंदर मोरल पुलिसिंग के नाम पे वहां की महिलाएं, वहां की बच्चियां, वहां के लड़के क्या पहनेंगे, कौन से बार में जाएंगे, कौन से पब में जाएंगे, कहाँ पर डिस्को करेंगे, ये लोग तय करेंगे। और जहां तक की बात है, ये बात कर रहे हैं कि निवेशक आने की, तो निवेश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, निवेश को आमंत्रित नहीं किया जाता, उसे आकर्षित किया जाता है। ये बात कही थी माननीय कमलनाथ जी ने। अब आप बताइए कि क्या कोई निवेशक ऐसे प्रदेश के अंदर निवेश करेगा जहां पर आए दिन बड़े पद पर एक मंत्री है, उनके परिवार के ऊपर शराब के ऊपर घोटालों का और शराबी की तस्करी का वो लगता है। आप मुझे बताइए कि अच्छा, और जहां तक की बात सुनिए, बहुत आपने उनको सुना, हमें भी सुन लीजिए, मौका हमें भी पूरा मिलना चाहिए। तक की बात करें 1500 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, अरे भैया जो पहले 7 इन्वेस्टर मीट की है उसके ऊपर श्वेत पत्र लाके बताइए ऊपर आया क्या है। जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो है दिल्ली के खाब में छींचड़े वाली एक कहावत होती है हमारे मालवा के अंदर, इनके खाब में वही छींचड़े हैं, झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। आप इनके बोल रहे हैं कि तस्वीरें बदल रही, कौन सी तस्वीर बदल रही हमको नहीं दिखी, तस्वीरें सिर्फ आंकड़े में बदली जा रही है। और आदमी का पेट डाटा से नहीं बढ़ता, आटा से बढ़ता है, इस बात की इनको फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपके सवाल हैं तो जवाब भी सुन लेते हैं, फिर आऊँगा हम अर्थशास्त्री जी की भी टिप्पणी लेंगे। जैन साहब, ये बात महत्वपूर्ण है कि भाई माहौल वैसा बनेगा तब तो निवेशक आएंगे। कुछ आपराधिक घटनाओं का उदाहरण समर सिंह जी ने दिया है, इसका कारण थोड़ा निवेशक बिचकते हैं, क्या ऐसा है? और ये माहौल कब तक ठीक होगा कि निवेशक जो है वो आ सकें? जैन साहब, आप शायद म्यूट हैं। जैन साहब, आवाज़ नहीं है। म्यूट ही हूँ। जी जी, आई अब आ रही, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है ना, विदेशी जरूर इसमें काम करते हैं कि मध्य प्रदेश में या भारत में निवेश ना आए, और कांग्रेस ऐसे विदेशियों का जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका सहयोग करती है। आज आपने देखा, आपके छत्तीसगढ़ के नेता हैं और विधायक हैं कांग्रेस के, यूडी मिंज जी, वो भी कह रहे हैं कि भारत बुरी तरीके से पराजित हो जाएगा, भारतीय सेनाएं पाकिस्तान से पराजित हो जाएंगी। और वही चाइना करता है। चाइना भी चाहता है कि चाइना में जब अब यूएस ट्रेड वार चल रहा है यूएस के साथ, और जो पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस समय भी चलता था, तो आपने देखा कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज ने पलायन कर दिया, क्योंकि वहां पर सारी इंडस्ट्रीज को फैमिली अच्छा ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिला। तो कांग्रेस उन्हीं की पिट्ठू बन जाती है। और लेकिन भारत के अंदर निवेश की अपरिमित संभावनाएं हैं और हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन इसीलिए हमारी सीमाओं पर चीन ने अस्थिरता इसीलिए पैदा की थी कि ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था, जो चीन से जो निवेश का पलायन हो रहा था, इंडस्ट्रीज जा रही थी, वो इंडस्ट्रीज और निवेश भारत में ना आ पाए। और आज वो यूडी मिंज भी है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत बुरी तरीके से पराजित हो जाएगा। आज उन्हीं के बयान है। या कांग्रेस सदैव हमारे भारत की सेनाओं का, भारतीयों का अपमान करती है। और आज ये कांग्रेसी मित्र भी महारिपु हैं। ये उद्योग, निवेश और रोजगार की जो स्वर्णिम गाथा हम देख रहे हैं, उसके महारिपु हैं, ये दुश्मन है उसके। और आप देखिए, मैं बता दूं, इस जो मैंने कहा संकल्प से सिद्धि और टेक फैब हुआ है, टेक ग्रोथ फैब में देखिए हमने 5 पॉलिसीज बनाई है, जीसीसी पॉलिसी, ड्रोन नीति, आईटी, आईटीएस, एबीजीसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ठीक है, चलिए ये इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप फिर क्या जवाब लेंगे? हम एक बार लोकेश जी को सुन लेते हैं, फिर आएंगे दोनों पक्षों को सुनने के बाद। लोकेश जी क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्रीय नजरिया क्या है? क्या ऐसा वातावरण मध्य प्रदेश में बन रहा है कि टेक्नोलॉजी क्रांति आएगी? लोकेश जी, और कांग्रेस जो चिंता जता रही है वो चुनौती के रूप में खड़ी है, या फिर वो चुनौतियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं? आपका क्या आकलन है? धन्यवाद मोहन जी। देखिए, मेरे हिसाब से एक कोट इससे मैं शुरू करूंगा टेक्नोलॉजिकल के लिए, कि टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट इट्स अ वेरी डेंजरस मास्टर। हम लोगों को समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हमारी नीतियां हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नंबर एक चीज। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है, तो पहले मैं इसका डेटा बता देता हूं। जैसे जो GIS 2025 हमारे यहाँ हुआ था, तो लगभग 35 टेक कंपनियां जो हैं उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, और 25,640 करोड़ का निवेश हमारे पास में हाल फिलहाल में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार के डेटा है, मैं डेटा से बात कर रहा हूँ।
उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 5,000 स्टार्टअप हम लोग बोल रहे हैं क्रियान्वित हैं, और जैसे कि सत्येंद्र जैन जी ने बताया कि हमारे पास में 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो आईटी पार्क्स हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में पूरा है, लेकिन एक मतलब अर्थशास्त्री होने के नाते मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जवाब भी मुझे मिलेंगे। जैसे कि हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि जो टेक ड्रिवन हमारी इकोनॉमी बनेगी मध्य प्रदेश की, मान लीजिए 10 साल बाद बनती है, मतलब इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो 5 से 10 साल में मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमी बन गई, तो क्या आपके पास में ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबल है? मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करूंगा यहाँ पर ताकि हमारे दर्शक भी इसको समझ पाए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप सब भी ध्यान से सुनिएगा कि आईएलओ की रिपोर्ट है। आईएलओ का ये बोलना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि इंडिया में जो लोग इलिटरेट हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका बेरोजगारी का आंकड़ा है 3.6%। ठीक, उसके बाद में जो 12वीं पास हो गए हैं उनका डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का 15%, और उसके बाद में जो लोग ग्रेजुएट हैं उनका डेटा है 29%। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में आप एजुकेशन लेंगे आपके बेरोजगारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि आपका रोजगार लेना देश में बेरोजगारी का पैदा करना है, नंबर 1 चीज। दूसरा मेरा ये बोलना है कि आप अपने आप से पूछिए, आसपास देखिए, एक ब्रेड और बटर के लिए भी हम लोग किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज आपको ब्रेड लेना है, आप ब्रेड नहीं बना सकते घर के अंदर, वो ब्रेड बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई केक बनाना है, अगर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो केक के लिए हम कहां जाते हैं, किसी बेकरी शॉप पे जाएंगे, वहां से हम लोग लेके आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं मोहन जी यहाँ पर, कि देखिए हमारे पास पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं हर बार डिबेट में इस बात को बोलता हूं, मध्य प्रदेश एक ऐसा संपन्न राज्य है अन्य राज्यों के मुकाबले जिसके पास में सारे संसाधन है। अभी कल एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से जिनका बजट सरप्लस है। आप सोच के देखिए, बजट सरप्लस होना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो लगभग 601 करोड़, हमारा 601 करोड़ बजट सरप्लस है। तो ये कितने अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि क्या हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमी बना रहे हैं उसमें क्या हम लोग ऐसे कोर्सेस लाएंगे जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले? ठीक है, कोर्सेस की जरूरत है। ठीक है, स्टूडेंट रहेंगे, बाहर के लोग रोजगार लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का व्यक्ति जो है वो बेरोजगार होगा। एक तो चीज ये है, बस 1 मिनट सर, और दूसरा कि हमारे पास में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसे हम लोगों को इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगाना चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है सर। ठीक है, चलिए, सोर्सेस और मजबूत करने होंगे, और ख़ास तौर पर जो शिक्षा है व्यावसायिक रूप से या टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली होने की, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। समर सिंह जी से शुरुआत लेते हैं, फिर जवाब जैन साहब जी से लेंगे। समर जी, आप कुछ बात ऐड कर रहे थे, वो जवाब में बता रहे हैं कि भाई हमने बेहतर कर दिया, आपने बताया कि कमियां हैं, लेकिन तर्क यहीं ख़त्म नहीं होते। ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी और टेक्नोलॉजी की क्रांति क्या आ पाएगी कि नहीं मध्य प्रदेश में, इसके लिए दोनों पक्ष साथ है कि नहीं? जी, बहुत अच्छी बात है। ये मध्य प्रदेश के अंदर सारी संभावना है, पूरे देश के अंदर संभावना है। यहाँ का आदमी जज्बा रखता है, यहाँ का युवा जो है वो कुछ करने का, कर गुजरने का जो है वो मादा रखता है। लेकिन समस्या जो है सरकार में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रदेश के अंदर 23 लाख बच्चे पिछले 6 साल के अंदर पढ़ाई छोड़ देंगे, आप उनसे आप सोचेंगे कि वो टेक्निकल लेबर बन पाएंगे कभी इस देश के अंदर? कभी कोई एंटरप्रेन्योर टेक्निकल बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जहां तक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक लाई डिटेक्टर जो है पहना के बिठाया करें, क्योंकि झूठ बोलते हैं और बिना चेहरे पे शिकन आए झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो है चाइना से जो है निवेश भारत में आ रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय चैनलों के ऊपर और भारतीय मीडिया ने भी दिखाया है कि 80 लाख करोड़ का जो निवेश है तो भारत से उठ के वो कंपनियां अन्य देशों में गई है, जिसके अंदर चाइना और दक्षिण कोरिया जैसे एक जो है वो देश भी है। तो कुल मिला के झूठ कह रहे हैं यहाँ पर फिर से। इन्हें अगर ये रोजगार नहीं दे सकते तो सच्चे आंकड़े रखे। अगर ये आदमी को समय पे 2 रोटी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसके सामने सच्चाई को रखे कि ये उसके लिए अक्षम है। लेकिन ये सरकार झूठ कहती है, ये सरकार कार्यक्रम करती है, ये सरकार फोटो खिंचवाती है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाती है, अखबारों में अपनी वाहवाही छपाती है। लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश के व्यक्ति के भले करने की तो ये सबसे पहले पीछे होने वाले लोग हैं। ये लोग वो है जो कि जब भी कोई अगर इनके ऊपर
ऊपर आरोप लगाता है तो ये उसको देशभक्ति से जोड़ देते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं, आपने टोका नहीं। मैं चाह रहा था कि आप इसमें टोकते कि इन्होंने कहा कि ये जब भी चाहते हैं तो ये भारत की जो है इमेज खराब कर रहे हैं। अरे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तुमसे कि 1 लाख करोड़ रुपए जो निवेशक का डूब गया है वो प्रश्न वाजिब है हमारा। 80 लाख करोड़ रुपए जो विदेशी निवेशक ले जा चुके हैं वो प्रश्न वाजिब है हमारा। लोगों के पोर्टफोलियो है 50% उड़ गए हैं, ये प्रश्न है हमारा। और कहां पर इस प्रदेश के अंदर 23 लाख बच्चे परीक्षा छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये प्रश्न है हमारा। अगर हम ये प्रश्न करते हैं आपसे तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम जब प्रश्न करते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के अंदर अगर आपने जो अग्निवीर जैसी योजना चलाई जिससे हमारी फौज कमजोर हुई है तो हम आपके नजरों में क्या है, देशद्रोही हो जाते हैं। जैन साहब, मुद्दों से भटका देते हैं आप लोग और विपक्ष के जायज सवालों के बजाय दूसरे मामलों में जवाब देते हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहेंगे उस पूरी चर्चा को समग्र समापन की ओर ले जाते हुए आपका जवाब? देखिए मोहन जी, मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन आपने बोला तो ये बताएं मुद्दों से भटकाने वाले कौन है? ये भारत की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता जानती है, मध्य प्रदेश के देवो भवा उद्योगपति जानते हैं, है ना। और कांग्रेस अपना मुंह जो है शुतुरमुर्ग की तरह, इसको प्रतीक के तौर पे लिया जाए कि जब शुतुरमुर्ग होता है वो आसन्न संकट देख करके अपना सिर रेत में गड़ा लेता है, और ऐसे ही कांग्रेस इज जस्ट बिहेविंग लाइक ऑस्ट्रिच, तो शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमने उद्यमशीलता की पर्याय हैं, और निस्संदेह जो लोकेश जी ने कहा कि हमारा जो बजट है वो 600 करोड़ से ज्यादा सरप्लस वाला बजट है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट ज्यादा हैं और एक्सपेंडिचर्स उससे कम हो रहा है। वो पिछले साल हमारा 1700 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट था, इस बार 600 करोड़ का है। ये इसे इंगित करता है। और 90,000 करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में रखे हैं। इफेक्टिव कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म में जाता है, 1 रुपए पैसा लगता है अगर आधारभूत संरचना के विकास में, कैपेक्स में, तो वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में 8 रुपए देता है प्रदेश में। तो हमने 90,000 करोड़ रुपए लगाए। और जो कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस ने अगर इतना ही काम किया हो तो 10 साल में क्यों दिग्विजय सिंह जी 350 करोड़ का निवेश नहीं कर पाए थे? चलिए, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के ये निवेश हो गया। और अगर आज 2 यूनिकॉर्न मध्य प्रदेश में है, मोहन जी, 2 यूनिकॉर्न मध्य प्रदेश में। यूनिकॉर्न की परिभाषा में बता दूं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो होते हैं जिनका पूरी एसेट होती है $1 बिलियन की, जिनकी $1 बिलियन की एसेट्स वाले ऐसे यूनिकॉर्न 2 हो गए। 50 से ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी IT कंपनीज हैं, 1200 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में हैं। टोटल स्टार्टअप्स लगभग 5000 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में हैं, ये हमारे द्वारा। और पूरे 500 स्टार्टअप्स कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब देश भर में नहीं थे। आज 1.5 लाख स्टार्टअप्स मध्य भारत भर में हैं। और हमने 3,500 करोड़ का उद्योगों का बजट रखा हुआ है। और अभी जो 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, 2 लाख रोजगार सृजित होंगे। और रोजगार है और 75,000 IT इंडस्ट्री में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। चलिए, पहल तो हुई है, कुछ पहल हुई है और ये छलांग जो है उसकी शुरुआत है। पोर्टल भी लॉन्च किया गया। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से डिबेट करेंगे जब कुछ चीजें जमीन पे आ जाएं। फिलहाल शुरुआत हो गई है और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की क्रांति है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगता है। वो समय हम जरूर सरकार को देंगे, उसके बाद फिर से आकलन होगा तो इस पूरी चर्चा को एक बार फिर से करने की कोशिश भी करेंगे। इस चर्चा के लिए आज इतना ही समय था, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ लोकेश जी थे, उनका धन्यवाद। समर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और जैन साहब हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।